पहले मैं कॉकरोच और इनसे मकड़ों से छिपकलियों से डरती थी, लेकिन अब उनसे इतना नहीं लगता जितना शल से लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। गोलाबारी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी चाची की उस गोलाबारी से डेथ हो गई और पूरी रात इतनी ज़्यादा फायरिंग थी कि हमने अपनी चाची को देख भी नहीं सका। 37 लोगों को अगर मैं आपको वो बताऊं हम बैठे कैसे थे, तो हम ना बिल्कुल क्लोज होकर ना यूं करके बैठे हुए थे सारे लोग। जो बुजुर्ग लोग थे उनको हमने सहूलत दी थी तो आराम से बैठ सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ्रंट लाइन वैलीज में से एक ये गांव है और यहाँ कोई घर ऐसा नहीं है जो कि पार्शली या कम्प्लीटली डैमेज ना हुआ हो। पाकिस्तान और इंडिया के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी कीमत लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद इन देहातों के लोग अदा कर रहे हैं और उन्होंने हमें ये भी बताया कि इन 4 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुंची। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 7 से 10 मई तक कशीदगी जारी रही, जिसके बाद BBC की टीम ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उन लोगों से मुलाकात की जो बराह रास्त इस लड़ाई की जद में आए। तबाहशुदा घर, बंद दरवाजे और वीरान गलियां। ये नीलम सेक्टर का एक गांव शाहकोट है जहां अब सिर्फ एक खानदान मौजूद है। हालिया कशीदगी में जब दोनों मुल्कों की अफवाज ने एक दूसरे की पोस्टों पर फायरिंग और गोलाबारी शुरू की तो यहाँ रहने वालों ने बंकर्स में पनाह ली, लेकिन जो पनाह नहीं ले सके वो फायरिंग की जद में आ गए। इन्हीं में एक अमामा की चच्ची भी थी। वो 2 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक हम लोग बंकर में ही रहे। फिर सुबह जब हम उठे तो आए, उस दिन में कुछ भी नहीं हुआ। फिर रात को 7 बजे फिर शुरू हो गए, फिर वो मतलब फायरिंग शुरू होगी। फिर हम लोग इधर बंकर में फिर दूसरे दिन भी इधर आए। रात भर हम लोग भूखे रहे, हम लोगों ने रात खाना नहीं खाया था। तो इधर आए, जैसे ही हम लोग नाश्ता करने को, सुबह को नाश्ता 6 बजे करने के लिए आए तो फिर फायरिंग की आवाज़ आई। गोलाबारी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी चाची की उस गोलाबारी से डेथ हो गई। पूरी रात उनकी डेड बॉडी जो थी वो उनके अपने घर में ही रही और सुबह जैसे हुई तो फिर हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं और उनको दफन कर दिया। सीज फायर के बावजूद अमामा का खानदान इसी बंकर में रहने पर मजबूर है, मगर ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि यहाँ कई बस्तियां तोपों और रॉकेटों की जद में आईं। इस कशीदगी से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी कई देहात शदीद मुतासिर हुए। दोनों जानिब लोगों ने बम शेल्टर्स में वक्त गुजारा, स्कूल बंद रहे और मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल हो गए। ये लीपा वैली 3 अतराफ से लाइन ऑफ कंट्रोल में घिरी हुई है और यहाँ मेरे सामने ये जो पहाड़ हैं इनकी चोटियों पर इंडियन फ़ौज की चौकियाँ हैं और जब भी हालात ख़राब होते हैं तो ये इलाका सबसे ज़्यादा शेलिंग और फायरिंग की जद में रहता है। लीपा सेक्टर में ये मोहम्मद शम्स का 3 मंजिला घर था जो अब मलबे का ढेर बन गया है। तो फायरिंग तो लगातार रही। तकरीबन रात 11:15 में हमारा मकान हिट हुआ है। ऑलमोस्टली में पता लग गया, चूँकि बंकर में इसका धुआं भी गया है, रेत वगैरह भी गई है। ये हमारी बड़ी पेटियाँ पड़ी हुई, उनमें कपड़े वगैरह पड़े थे जो कि बिल्कुल आपको इसमें स्प्लेंडर लगे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। सब कुछ डैमेज हो गया है। ये कपड़ों वाली अलमारी थी, ये वॉशिंग मशीन है, ये सोफ़ा है 5 सीटर, ये भी तबाह हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक हालिया झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए जबकि सैकड़ों घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। जिस दिन हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन हम 37 लोग थे इधर, जिसमें कुछ हमारे घर के भी थे और बाहर से हमारे पड़ोसी भी आते हैं। यहाँ आपने कैसे मैनेज किया? ये तो बहुत छोटी जगह है, 37 लोग। 37 लोगों को अगर मैं आपको वो बताऊँ हम बैठे कैसे थे, तो हम ना बिल्कुल क्लोज होकर ना यूं करके बैठे हुए थे सारे लोग। तो जो बुजुर्ग लोग थे उनको हमने सहूलत दी थी तो आराम से बैठ सकें। बाकी बच्चे जितने थे, यंगस्टर जितने भी थे, वो सब मुश्किल में बैठे हुए थे। मुझे अभी इस बंकर में आए हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो रहने वाली फैमिलीज़ हैं वो ज़ेरे ज़मीन ऐसी जगहों पर पूरी रात गुजारती हैं और कई दिनों तक गुजारती हैं और जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी उनको अंदाज़ा होता है कि बाहर उनके घरों में भी कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन इस बार ख़तरा सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल से कई मील दूर मुजफ्फराबाद में भी एक मिसाइल हमले ने खौफ व हरास फैला दिया।
निमरा का घर उस मस्जिद से चंद कदम ही दूर है जहां मिसाइल गिरा। एक स्प्लिंटर अब भी उनके सीने में मौजूद है। मैं मस्जिद की तरफ देख रही थी, अरे मैं मस्जिद को देख रही थी, में दूसरा अटैक हुआ तो उसके जो शोले थे ना, जब अटैक हुआ था ना तब उसकी जो रोशनी थी ना वो मेरे सामने गिरी उसके ऊपर, तो वो ऐसे बहुत बुरी आवाज़ थी, ढम ऐसे आवाज़ आई, जो चादरें थी वो ऊपर आसमान की तरफ गिरी, उसके अंदर से शोले गिरे, शोले ऊपर आसमान की तरफ जा रहे थे। फिर ऐसा लग रहा था कि दिल में ऐसा लग रहा था कुछ चीज़ ऐसे अंदर जकड़ी गई है, सर वो धुआं सर पे था। मैं उधर ही खड़ी थी, फिर मेरे बाबा ने कहा भागो, तब मुझे आवाज़ आई भागो, तब मैं भागी। मेरे जो कपड़े थे ना वो पिंक और वाइट कलर के थे, फ्रॉक था मेरा। तो फिर जब मेरे कज़न के घर में गई तो उन्होंने लाइट लगाई, ऐसे मुझे लगा कुछ है यहाँ पर, वैसे फील हो रहा था कुछ है इस जगह पे, चेस्ट पे हर जगह खून ही खून था, मेरी पूरी शर्ट खून से भरी हुई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब खतरा ख़त्म हो भी जाए तब भी खौफ बाकी रहता है।